अगर बेटा अपन कह रहे कि टोटल मास दिया हुआ है, लेट m1 प्लस m2 अप टू बेटा अपन कह रहे कि mn वो कैपिटल M के इक्वल है। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि कैपिटल M इंटू बेटा VCM इक्वल्स टू m1 v1, उसको हम लिख सकते हैं p1 प्लस p2 अप टू pn के इक्वल होगा। मीन्स कैपिटल M इंटू VCM इक्वल्स टू नेट लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो अगर अपन कह रहे कि टोटल मास पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता है, तो कैपिटल M इंटू VCM वो P नेट के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि नेट लीनियर मोमेंटम है। तो VCM बेटा अपन को फाइंड करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करना है। 3 पार्टिकल हैं, तो सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है? हम लिख सकते हैं बेटा VCM इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू m3 के इक्वल होगा। m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अभी अपन कह रहे कि v1 वेक्टर वो किसके इक्वल होगा बेटा? तो देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v1 v2 v3 है, स्पीड दिया हुआ है। हमें इसको x और y डायरेक्शन में i कैप j कैप के फॉर्म में लिखना है। ये जैसे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो v1 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? v1 i कैप के इक्वल है। अगर हम v2 वेक्टर की बात करें, इसको बेटा रिजॉल्व करें, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। ये कंपोनेंट v2 cos 60 हो गया, ये कंपोनेंट v2 sin 60 के इक्वल होगा। ये अपने पास v3 होगा, तो यहाँ पे बेटा ये 60 डिग्री है। ये अपने पास v3 cos 60 के इक्वल होगा। इस डायरेक्शन में v3 sin 60 के इक्वल होगा। अगर हम v2 वेक्टर की बात करें, तो v2 वेक्टर अपने पास क्या होगा? माइनस v2 cos 60 i कैप प्लस v2 sin 60 j कैप के इक्वल होगा। मीन्स ये बेटा अपने को मिला माइनस v2/2 i कैप प्लस √3/2 v2 j कैप के इक्वल होगा। ये अपने पास v2 वेक्टर है, माइनस v2/2 i कैप प्लस √3/2 v2 j कैप के इक्वल होगा। अगर हमें v3 फाइंड करना होता, तो v3 वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस v3 cos 60 i कैप माइनस v3 sin 60 j कैप। मीन्स ये हमें मिला माइनस v3/2 i कैप माइनस √3/2 v3 j कैप के इक्वल होगा। और ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे इसमें, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m v1 की वैल्यू बेटा v1 i कैप प्लस m माइनस v2/2 i कैप प्लस √3/2 v2 j कैप प्लस m माइनस v3/2 i कैप माइनस √3/2 v3 j कैप डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपने को मिला, ये हो गया m, कॉमन ले लिया बेटा। पहले i कैप को ऐड कर लेते हैं, तो m/3m, ये हमें मिला v1 माइनस v2/2 माइनस v3/2 इंटू i कैप प्लस m/3m, ये अपने पास v1 माइनस
नेक्स्ट अपने पास है √3/2 v2 माइनस v3 जे कैप के इक्वल होगा। एम से एम दोनों में कैंसिल आउट हो गया। मीन्स फाइनली अपने को मिला 1/3 v1 माइनस v2/2 माइनस v3/2 आई कैप प्लस 1/3 और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। 1/2 √3 v2 माइनस v3 जे कैप के इक्वल होगा। ये बेटा इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। अभी इसमें अपन कह रहे हैं कि कंडीशन अपन देखें, स्पेशल केस स्टडी करें और हम ये कह सकते हैं कि इफ तीनों पार्टिकल की स्पीड सेम है, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 है, तीनों पार्टिकल की स्पीड सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं VCM इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। VCM इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। ACM से अपन उसको डिनोट करेंगे। जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने फाइंड किया और वो हमें मिला m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अप टू mn vn वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। अभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM m1 v1, अब सॉरी हमें ACM चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ACM को हम लिख सकते d VCM/dt। यहाँ से हमें मिला m1 d v1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 d v2 वेक्टर अपॉन dt अप टू mn d vn वेक्टर अपॉन dt अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn के इक्वल होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ACM दैट विल बी इक्वल्स टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अप टू mn an वेक्टर अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn के इक्वल होगा। ये टाइप का फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी अपन कह रहे कि इफ दूसरा फॉर्मूला टोटल मास उल्टा गिवन है, जैसे m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn है और वो कैपिटल M के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ACM दैट विल बी इक्वल्स टू m1 a1, उसको हम लिख सकते हैं f1 प्लस f2 अप टू fn अपॉन टोटल मास m, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास के इक्वल होगा। ये दूसरा फॉर्मूला होगा। अगर हमें फोर्स दिया हुआ है तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा। है ब्लॉक ऑफ मास m1 है, ये ब्लॉक ऑफ मास m2 है, ये बेटा इधर A से जा रहा है और ये A से ऊपर जा रहा है। और अपने को पूछा गया है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, फाइंड ACM। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। यस, सबसे पहले अपन कह रहे कि ACM का फॉर्मूला क्या है, ACM that will be equals to m1 a1 vector plus m2 a2 vector upon total mass m1 plus m2। अभी बेटा a1
और A2 वो इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं M1 A हो गया M2 माइनस A हो गया अपॉन M1 प्लस M2। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ से ACM इक्वल्स टू हमें मिला M1 माइनस M2 इंटू ओपन कैरिक A अपॉन M1 प्लस M2। ACM इक्वल्स टू M1 माइनस M2 A अपॉन M1 प्लस M2 के इक्वल होगा। अभी बेटा A की वैल्यू क्या है, ये J कैप होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। A को हम क्या लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स बेटा M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो ACM that will be equals to M1 minus M2 upon M1 plus M2 and A को हम लिखेंगे M2 minus M1 upon M1 plus M2 into G, और उसको हम लिख सकते हैं माइनस को इंटू J कैपिटल, माइनस को कॉमन ले लिया तो ये हमें मिलेगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 उसका होल स्क्वायर इंटू J कैप के इक्वल होगा। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM इक्वल्स टू माइनस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर इंटू J कैप के इक्वल होगा। और हमें पूछा गया है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या है वो अपनी को फाइंड करना। तो अभी पहले तो अपन कह रहे कि इनका नेट एक्सीलरेशन क्या वो फाइंड करते हैं। देखो बेटा इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, G sin 30, इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, G sin 60। तो A1 अपने को मिला G/2, A1 हो गया और ये A2 के इक्वल हो गया। अभी इन दोनों एक्सीलरेशन को अपन एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो इसका बेटा एक कंपोनेंट इधर होगा एक इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा एक इधर होगा, मीन्स यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री के इक्वल होगा। ये अपने पास G/2 cos 30 बेटा, और यहाँ पे हमने लिखा G/2 sin 30, ये बेटा √3 G/2 ये एंगल 60 डिग्री होगा cos 60 बेटा, और ये होगा √3 sin 60 बेटा। तो अपन A1 वेक्टर की अगर अपन बात करें तो A1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस G/2 cos 30 I कैप माइनस G/2 sin 30 J कैप। इस यहाँ से हमें मिला माइनस G√3/4 I कैप माइनस G/4 J कैप। ये अपन कह रहे कि एक्सीलरेशन ऑफ कण होगा। सेम थिंग अगर अपन सेकेंड पार्टिकल का A2 वेक्टर फाइंड करें तो वो कितना मिलेगा, √3G/2 cos 60 I कैप एंड माइनस √3G/2 sin 60 J कैप। मीन्स ये हमें मिला √3G/4 I कैप माइनस 3G/4 J कैप। ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी हमें ACM फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे ACM इक्वल्स टू M इंटू A1 वेक्टर प्लस M इंटू A2 वेक्टर अपॉन टोटल मास 2M हो गया। M से M कैंसिल आउट तो 1/2 A1 की वैल्यू माइनस G√3/4 I कैप माइनस G/4 J कैप प्लस √3G/4 I कैप माइनस 3G/4 J कैप। ये अपने पास है, तो √3G/4 माइनस √3G/4
कैंसिल आउट हो गया, माइनस जी बाई फोर माइनस थ्री जी बाई फोर, तो कितना हो गया, माइनस जी हो गया, ये बेटा माइनस जी बाई टू जे कैप के इक्वल है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन माइनस जी बाई टू जे कैप के इक्वल होगा। फाइंड एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन क्या है वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास के एक्सीलेशन के लिए, ACM that will be equals to net force upon total mass, F net upon total mass के इक्वल होगा, F net upon total mass। अभी F net कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं F net that will be equals to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector। F1 कितना होगा बेटा 10 i कैप, F2 को अपने लिखा 5 j कैप और F3 को हम लिखेंगे 15 cos 37 i कैप माइनस 15 sin 37 j कैप में से बेटा अपने को मिला 10 i कैप प्लस 5 j कैप cos 37 4 by 5 4 into 3 12 i कैप sin 37 3 by 5, तो 3 into 3 9 j कैप। तो फाइनली बेटा अपने को मिला 10 माइनस 12 माइनस 2 i कैप और 5 माइनस 9 माइनस 4 j कैप। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट फोर्स बेटा अपने को मिला माइनस 2 i कैप माइनस 4 j कैप और टोटल मास कितना है 4 के इक्वल। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मिला माइनस 1/2 i कैप माइनस j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। ये अपन करें कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हमें मिला था कि F एक्सटर्नल इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 अप टू Fn, और उसको हम लिख सकते हैं F1 को dP1/dt प्लस dP2/dt एंड अप टू dPn/dt। ये अपन कह रहे कि n पार्टिकल सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पर कह रहे कि इफ F एक्सटर्नल जीरो है, हम कह रहे कि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस केस में dP1/dt प्लस dP2/dt अप टू dPn/dt, और वो किसके इक्वल होगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा। और जब ये जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं dP1 प्लस dP2 अप टू dPn, और वो जीरो के इक्वल होगा। अगर हम नेट मोमेंटम की बात करें तो dP1 वेक्टर प्लस dP2 वेक्टर अप टू dPn वेक्टर इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला P1 वेक्टर, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन, dP1 का P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर अप टू Pn वेक्टर। और हमें पता है बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर F एक्सटर्नल अगर जीरो है तो उस केस में अपन कहेंगे P1 प्लस P2 अप टू Pn कांस्टेंट होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इसका स्टेटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of net external force, the total linear momentum
linear momentum of the system will remains conserved. Will remains conserved. In the absence of total linear, in the absence of net external force, total linear momentum of the system will remains conserved. सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है. If it is moving with constant velocity, it remains, it continue the motion. It continue the motion. अगर अपन कह रहे कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक ऑब्जेक्ट बेटा अगर कोई सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा. सेंटर ऑफ मास अगर मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा. सेकेंड बेटा अपन कह रहे कोई भी अपन कह रहे कि सिस्टम है इंटरनल फोर्स के इफेक्ट में उसका सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता. अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा. तो इसको हम कह सकते हैं द इंटरनल फोर्सेस of the system, the internal forces of the system does not affect the motion of the center of mass. Motion of the center of mass. Internal forces अगर लग रहे हैं तो वो सेंटर ऑफ मास की मोशन को अफेक्ट नहीं करेंगे. थर्ड अपन कह रहे हैं if two particles move under the effect of the forces under the effect of the mutual attraction, then they will meet at the center of mass पर. दोनों पार्टिकल अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ मास पर मीट करेंगे. जैसे अपन कह रहे कि ये एक मास m1 है, अनदर मास m2 है. दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन के इफेक्ट में मोशन कर रहे हैं. सपोज इसका वेलोसिटी v1, ये v2 से मोशन कर रहा है. तो हम यहाँ पर कहेंगे कि VCM तो जीरो होता है, इनिशियली रेस्ट में है तो VCM जीरो है. तो हम ये कह सकते हैं m1 v1 माइनस m2 v2 और वो जीरो के इक्वल होगा. तो हम कह सकते हैं m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 के इक्वल होगा. अगर अपन कह रहे ये जैसे एक्सीलरेशन मोशन कर रहा है a1, ये a2 से उल्टा मोशन कर रहा है इन द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन. हम कहेंगे कि इंटरनल फोर्सेस है वो सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं करते उसके मोशन को. तो उसका ACM भी बेटा क्या होगा, जीरो होगा. एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा. और अगर ये जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि m1 a1 माइनस m2 a2, या प्लस ले लो इक्वल्स टू जीरो. इस यहाँ से इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो. तो m1 a1 इक्वल्स टू माइनस m2 a2 के इक्वल होगा. The center of mass of the system is in rest but particle
but particles are moving, then particles are moving, but center of mass, but center of mass does not move. सेंटर ऑफ मास से वो मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक्सियम है बेटा, एक्सियम का क्या फॉर्मूला है, m1x1 प्लस m2x2 अप टू mn(xn) अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम डेल्टा एक्सियम की बात करें, सपोज हम कह रहे हैं कि m1 डेल्टा x1, x1 है m1 है वो डेल्टा x1 से डिस्प्लेस हो रहा है, m2 डेल्टा x2 से डिस्प्लेस हो रहा है बेटा, और nth पार्टिकल है वो डेल्टा xn से डिस्प्लेस हो रहा है। बट हम कह रहे हैं कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस केस में डेल्टा एक्सियम मूव नहीं होगा, तो डेल्टा एक्सियम भी 0 होगा। जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मोशन नहीं करेगा, और सेंटर ऑफ मास मोशन नहीं करेगा तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं mr डेल्टा एक्सआर इक्वल्स टू ml डेल्टा एक्सएल। ये इक्वेशन अपन याद रखेंगे। mr जो है that is particle moving in right direction, particle moving in right direction, और डेल्टा एक्सआर उसका डिस्प्लेसमेंट है। ml जो है पार्टिकल मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, पार्टिकल मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, और डेल्टा एक्सएल अपन करेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट का। फर्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं। ये अपन कह रहे कि गन ऑफ मास m है, एक m मास की बुलेट है, u वेलोसिटी से अपन फायर कर रहे हैं। ये u जो है वो म्यूचुअल वेलोसिटी है, म्यूचुअल वेलोसिटी कहे या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन कहे, बोथ आर सेम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, म्यूचुअल वेलोसिटी, या हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन। और हमें पूछा गया कि जब हम इस बुलेट को फायर करते हैं, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। जब भी अपन कह रहे कि हम बुलेट फायर करेंगे, हम कह रहे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम कह रहे कि इस बुलेट गन सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स बेटा 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब अपन कहेंगे पी आई इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, पी एफ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अभी इनिशियल इवेंट्स कौन सी है, इनिशियल इवेंट्स अपन कहेंगे कि जब दोनों बुलेट और गन रेस्ट में है वो इनिशियल इवेंट्स है। फाइनल इवेंट्स अपन कहेंगे मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, प्लस मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अभी देखो यहाँ पे अपनी को जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो म्यूचुअल वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ।
और बुलेट का गन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यू आई कैप है, और ये हो गया वी बी ई वेक्टर माइनस वी जी ई वेक्टर। हमें यहाँ पर वी बी ई वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ that will be equals to u I cap plus velocity of gun with respect to earth। ये दोनों वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखे, ये 0 हो गया, ये मास m हो गया, इसको हमने लिखा u I cap प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ प्लस कैपिटल M वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला 0, ये बेटा अपन करेंगे m u I cap प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू बेटा वेलोसिटी ऑफ गन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, और हमें यहाँ पर गन का अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना है, वो बेटा मिला माइनस एम यू आई कैप अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के इक्वल होगा। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि गन बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगी। गन की वेलोसिटी बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। एम मास का पर्सन है, बॉय है, और वो अपन कह रहे कि यू वेलोसिटी से जंप कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू कार। हमें पूछा गया है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, कार की फाइनल वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। सेम थिंग जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू कार, उसको हम लिख सकते हैं वी बी जी माइनस वी सी जी के इक्वल होगा। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो इसमें ध्यान क्या रखना, जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे दोनों सेम रेफरेंस में होना चाहिए। हमें कार की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना, ग्राउंड, तो बॉय की वेलोसिटी भी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो ये हमें मिला वी बी सी वो यू आई कैप के इक्वल है प्लस वी सी जी के इक्वल, तो वैल्यू अपन पुट करेंगे, 0 इक्वल्स टू एम यू आई कैप प्लस वी सी जे प्लस कैपिटल एम वी सी जी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू माइनस एम यू आई कैप अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अपन कह रहे हैं कि बॉय जो है वो यू वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार जंप कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू कार जंप कर रहा है, और हमें पूछा गया है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर जंप, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर जंप, जंप करने के बाद में वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगा ये अपने को फाइंड करना। सॉल्व करो, सिमिलर टाइप क्वेश्चन, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू बेटा 0 है और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मीन्स पी आई एक्स इक्वल्स टू पी एफ एक्स हो गया। इनिशियली अपन कह रहे हैं 0 प्लस सॉरी इनिशियली अभी मोशन कर रहा था, तो उसको अपन कहेंगे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू बेटा वी नॉट आई कैप। फाइनली अपन कहेंगे एम वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू कार, वो क्या होगा यू आई प्लस वी सी जी, जैसे अपने पहले क्वेश्चन में देखा था, और माइनस एम सॉरी प्लस एम वी सी जी वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से अपने को मिला स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ये बेटा वी नॉट आई कैप माइनस एम इंटू यू आई कैप इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कार का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वो बेटा अपने को मिला स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी नॉट आई कैप माइनस एम इंटू यू आई कैप अपॉन स्मॉल एम प्लस
कैपिटल एम के इक्वल होगा। ये इसका आंसर होगा। वेलोसिटी ऑफ कार जो है लीनियर मोमेंटम बेटा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे द एक्सटर्नल फोर्स during explosion of bomb during explosion of bomb explosion of bomb the total linear momentum total linear momentum of the system remains constant। सेकेंड, जब भी अपन कह रहे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो जो पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से, तो अपन कहेंगे कि ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब केमिकल एनर्जी टर्न्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ड्यूरिंग explosion of bomb explosion of bomb total during explosion of bomb the chemical energy turns into the mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी। अभी जब भी अपन कह रहे कि बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और हमें पूछा जाएगा बताओ एनर्जी रिलीज कितनी होगी, तो हम कहेंगे एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। The energy released during explosion of bomb during explosion of bomb is equal to the sum of the kinetic energy of the all particles। Sum of the kinetic energy of all particles, सभी particles की kinetic energy के sum के equal होगा। नेक्स्ट अपन कह रहे when a bomb is explode when a bomb is explode during the motion then after motion the center sorry after explosion the center of mass follows the same trajectory। Center of mass follows the same trajectory। सेंटर ऑफ मास है वो सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन कह रहे कि एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ एक्सप्लोर हो रहा था, ये जैसे अपन कह रहे कि थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और वो अपन कह रहे कि इस टाइप से एक्सप्लोर हो रहा है, एक पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है दूसरा पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो हम कह रहे कि उसका सेंटर ऑफ मास सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। बिफोर अपन कह रहे कि एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास यहाँ आना चाहिए,
तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी अपन कह रहे कि पार्टिकल कुछ इस टाइप से अरेंज होंगे ताकि सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को फॉलो करे। सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी सेम रहेगी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। और वो है 1:2:3। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर m1 x के इक्वल है, m2 2x के इक्वल है और m3 3x के इक्वल है। हम कह रहे कि बेटा x जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये जैसे अपने पास 3x है हैवीएस्ट पार्टिकल जो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और जो 2x है वो सपोज अपन कह रहे कि v2 से इधर जा रहा है जो हमें फाइंड करना है। हमें बेटा मोमेंटम कंजर्व रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली तीनों पार्टिकल रेस्ट में है तो 0 + 0 + 0। फाइनली अपन कहेंगे p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, उसका सम 0 होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि p2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस p1 वेक्टर माइनस p3 वेक्टर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपने को माइनस p1 को अपन क्या लिखेंगे x इंटू वेलोसिटी 20 आई कैप हो गया। p3 को अपन लिखेंगे 3x इंटू वेलोसिटी 10 जे कैप हो गया और उसको हमने लिखा मास 2x इंटू v2 वेक्टर हो गया। x से x बेटा कैंसिल आउट हो गया मीन्स v2 वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 आई कैप और माइनस 15 जे कैप के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी है। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। अपन कह रहे हैं कि दो पार्टिकल की स्पीड तो दे रखा है बेटा, है ना, v दे रखा है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अभी एक्सप्लोजन देखो कैसे हो रहा है। ये जैसे अपन कह रहे कि यस Sir, is it 3/2 mv square? यस 3/2 mv² इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि जो दो पार्टिकल हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो एक पार्टिकल सपोज इधर बेटा एक्सप्लोड होके जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इधर गया तो तीसरा पार्टिकल उसके ऑपोजिट जाएगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे m मास का इधर गया, ये m मास का इधर गया तो 2m मास का इधर जाएगा, तभी जाके अपन कह रहे कि मोमेंटम कंजर्व होगा। ये अपन कह रहे 90 डिग्री है तो इसका m इंटू वी मोमेंटम हो गया, इसका बेटा m इंटू वी हो गया और ये 2m इंटू v2 जो हमें फाइंड करना है इसको हमने इधर ले लिया। हम कह रहे कि मोमेंटम टोटल मास 4m था तो टोटल मास 4m हो गया, m और 2m। मोमेंटम कंजर्व बेटा इनिशियली तीनों रेस्ट में है। फिर अपन कहेंगे p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर। मीन्स यहाँ पर p3 अपने को फाइंड करना, इसको v3 दे दो तो p3 वेक्टर इक्वल्स टू हम कह सकते हैं माइनस p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर के इक्वल होगा एंड p3 वो हो गया बेटा 2m इंटू v3 वेक्टर। सर इसका अपने को मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड अगर देखें p3 का मैग्नीट्यूड वो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर होगा। p1 और p2 दोनों बेटा अपन कह रहे परपेंडिकुलर है तो 2n v3 इसका मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं p1 स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। p1 और p2 बेटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं √2p1 2m v3 है। अभी वैल्यू पुट करेंगे बेटा 2m v3 ये अपने पास √2 p1 को अपने लिखा m इंटू v बेटा, m से m कैंसिल आउट v3 किसके इक्वल मिला था v/√2। ये अपन कह रहे कि थर्ड पार्टिकल की स्पीड मिला। अभी अपन कह रहे कि टोटल एनर्जी रिलीज था तो एनर्जी जो रिलीज है वो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होगा। फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर,
सेकेंड पार्टिकल वो भी हाफ एम वी स्क्वायर, एंड थर्ड पार्टिकल हाफ, मास कितना 2m, इंटू ओपन करके v/√2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, इस यहाँ से अपने को मिला 3/2 mv² के इक्वल। ये टोटल एनर्जी रिलीज है। ये जैसे अपन कह रहे कि एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ मास m है, एक L लाइन की स्ट्रिंग से बेटा बाइंड किया है, एक बुलेट है जिसका मास m है और उसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अगर ये बुलेट इस स्फीयर के साथ एम्बेड होकर मोशन कर रही है तो हमें पूछा गया है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, वो हाइट अपने को फाइंड करना है। कितनी मैक्सिमम हाइट तक अपन कह रहे कि बुलेट जाएगी, वो मैक्सिमम हाइट अपने को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? एक m मास की बुलेट है, u वेलोसिटी से एक स्फीयर को हिट कर रही है और स्फीयर के साथ में एम्बेडेड होके वो मोशन कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन करेगी। तो अपने को पूछा गया कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो बॉल और बुलेट जाएगी, उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करना। तो इसमें पहले तो अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, Pi इक्वल्स टू Pf। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में इनिशियल इवेंट है वो होगा m इंटू यू, केवल बुलेट मोशन कर रही है, और फाइनली बुलेट और स्फीयर दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे सपोज इसकी स्पीड vf है तो इसको हमने vf ले लिया। तो vf that will be equals to mu upon small m plus capital M के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। mu upon small m plus capital M के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू अपन कह रहे कि टोटल फाइनल एनर्जी। और टोटल इनिशियल एनर्जी कितना है, तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे ये इनिशियली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो अपन कह रहे कि हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू अपन कह रहे वी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी बेटा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी एच मैक्सिमम के इक्वल होगा। तो यहाँ से स्मॉल m प्लस कैपिटल M से स्मॉल m प्लस कैपिटल M तक कैंसिल आउट हो गया, और h मैक्सिमम वो किसके इक्वल होगा बेटा, वी एफ स्क्वायर अपॉन 2t। वी एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो h max that will be equals to m square u square upon 2 small m plus capital M whole square into g के इक्वल। ये अपन कह रहे कि इसकी मैक्सिमम हाइट होगी।